Okay, good afternoon to again, dear all students. Today I will discuss about the available, unavailable energy, availability and the irreversibility. This is the part of unit 2 and the subject name is the thermodynamics. Okay, so today lecture outlines that is the introductions of the source of energy. Second is the high grade energy. Third is the low grade energy. Fourth is the available energy. Fifth is the unavailable energy. Six is the availability and the aids for the steady flow equations, Helmholtz function, Gibbs function, irreversibility. तो ये अपने लेक्चर के आज के टॉपिक थे। तो इसमें डिस्कस कर रहे हैं एनर्जी के बारे में, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी दो तरीके की होती हैं, एक होती है हाई ग्रेड एनर्जी, दूसरी होती है लो ग्रेड एनर्जी। दो तरह की आपकी एनर्जी है, हाई ग्रेड और लो ग्रेड। तो हाई ग्रेड एनर्जी जो होती है वो एनर्जी होती है जो कि मैकेनिकल वर्क में पूरी तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि एनर्जी का 100% हम मान के चल रहे हैं कि कन्वर्जन हो रहा है वन पार्ट टू अनदर पार्ट और फुली यूटिलाइजेबल फॉर्म में है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं हाई ग्रेड एनर्जी। तो वो एनर्जी आपकी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म जो है पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाती है। ओके, and how many types of the high grade energy? That is the first is the mechanical work, second is the electrical work, third is the water power, fourth is the wind power। ये सब हाई ग्रेड एनर्जी में आती है जिसमें कि 100% पार्ट हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर टाइडल पावर, तो जितनी आपकी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये भी हम उसको पूरी तरीके से कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो ये हाई ग्रेड एनर्जी के रूप में आ रही है। लो ग्रेड एनर्जी की यदि बात करेंगे तो एनर्जी ऑफ विच ओनली a certain portion can be converted। तो जहां पे कि हम पूरा एनर्जी का वन पार्ट पे अनदर पार्ट कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं उसे हम लो ग्रेड एनर्जी बोलते हैं। तो लो ग्रेड एनर्जी में जो एग्जांपल होता है हीट या थर्मल एनर्जी, जैसा कि आप पेट्रोल डलाते हैं गाड़ी में, तो गाड़ी में पेट्रोल डलाते जरूरी नहीं कि उसका हीट का या थर्मल एनर्जी का पूरा पार्ट कन्वर्ट हो जाए। दूसरा है फ्रॉम द कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। तो जितने भी हीट है आपकी कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल से डेराइव हो रही है, वो भी हीट जितनी भी निकल के आ रही है कंबशन ड्यूरिंग कंबशन के पार्ट से, वो भी लो ग्रेड एनर्जी है। तीसरी आपकी जो हीट निकल के आ रही है न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन प्रोसेस से, वो भी आपकी लो ग्रेड एनर्जी है। तो लो ग्रेड एनर्जी को वापस से हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आप जो देख रहे हैं ये एक्सर्जी लिखा हुआ है, एक्सर्जी का मतलब होता है अवेलेबल एनर्जी। अवेलेबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसका की एनर्जी का मैक्सिमम पार्ट जो है यूजफुल वर्क डन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, वो आपकी अवेलेबल एनर्जी कहलाती है। जबकि लो ग्रेड एनर्जी जो एनर्जी है वो दूसरी अनअवेलेबल एनर्जी कहलाती है। और अनअवेलेबल एनर्जी वो एनर्जी कहलाती है जहां पे कि दूसरी एनर्जी जो है रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो कि एक्सर्जी के अलावा है वो यदि कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, बोलना चाहिए वो आपकी एग्जॉस्ट में जा रही है। जैसे साइलेंसर से धुआं निकल के जाता है, तो साइलेंसर से जो धुआं निकल के जा रहा है वो अनअवेलेबल एनर्जी है, उसको हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, वो आपकी एटमॉस्फेयर में जा रही है, तो उसको हम बोल रहे हैं एनर्जी। जबकि एक्सर्जी क्या कहला रही है, जो कि अवेलेबल एनर्जी है, जो कि यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो पा रही है, या बोलना चाहिए विच इज अवेलेबल और कन्वर्टेड इनटू द वर्क डन, जो वर्क डन में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो पा रही है उसे हम बोल रहे हैं एक्सर्जी। जबकि एनर्जी के रूप में जितनी भी रेस्ट ऑफ द एनर्जी है अदर देन एक्सर्जी है, यदि यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में वो लो ग्रेड एनर्जी आपकी कहला रही है। तो जैसे साइलेंसर से आपको अपनी एग्जांपल दिया कि धुआं निकल रहा है, उस केस में वो एनर्जी आपकी एनर्जी के रूप में काउंट होती है। अवेलेबल एनर्जी यदि आप देखेंगे तो जिसका कि मैक्सिमम वर्क आउटपुट जो है आपके हीट इनपुट से साइक्लिक हीट इंजन में कन्वर्ट होता है, या बोलना चाहिए अवेलेबल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है कि आपने गाड़ी में पेट्रोल डाला, गाड़ी में पेट्रोल डालने के बाद वो कितने किलोमीटर माइलेज दे रही है वो आपकी अवेलेबल एनर्जी है। अब जो नहीं दे पा रही है, जो साइलेंसर से धुआं निकल के जा रहा है, वो अनअवेलेबल एनर्जी है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सर्जी। अपन खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त में कितना काम करके दे पा रहे हैं उस एनर्जी का, क्योंकि खाने में भी एनर्जी रहती है, फूड पे जब एनर्जी रहती है तो फूड की एनर्जी का हम कितना पार्ट हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो इन अदर वर्ड्स एक्सर्जी कैन बी क्वांटिटीफाइड, उसको हम क्वांटिटीफाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क व्हिच इज ऑब्टेनेबल बाय ब्रिंगिंग सम मैटर टू द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल सराउंडिंग्स थ्रू द रिवर्सल प्रोसेस। तो इस तरह की जहां पे भी प्रोसेस होती है वहां पे जहां की हम बोल सकते हैं कि उसको हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं, रिवर्सिबल मैनर में ला सकते हैं,
वहां पे एनर्जी जो हमें मिल रही है वो हमारी अवेलेबल एनर्जी के रूप में मिल रही है। फिर यदि बात करेंगे अनअवेलेबल एनर्जी की, तो अनअवेलेबल एनर्जी जो कि सिंक में जा रही है, एटमॉस्फेयर में जा रही है, वो आपकी एनर्जी अनअवेलेबल एनर्जी कहलाती है। तो मिनिमम एनर्जी दैट हैज टू बी रिजेक्टेड टू द सिंक एज पर द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज कॉल्ड द अनअवेलेबल एनर्जी। तो अनअवेलेबल एनर्जी वही कहलाती है जो कि यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। इसको एनर्जी का रूप का भी देते हैं, ANERGY, इसको हम एनर्जी का भी पार्ट बोलते हैं। तो पोर्शन ऑफ एनर्जी नॉट अवेलेबल फॉर कन्वर्जन, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी। जो कि यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जो कि वेस्टेज जा रहा है, जो कि एग्जॉस्ट हो रहा है, उसको हम एनर्जी का रूप का नाम दे रहे हैं। मैथमेटिकली यदि बात करेंगे तो जो एनर्जी रहेगी वो आपकी टोटल एनर्जी माइनस ऑफ एक्सर्जी का डिफरेंसेस कहलाएगा एनर्जी। तो आपकी लो ग्रेड की जितनी भी एनर्जी थी, लो ग्रेड की एनर्जी दो पार्ट में बटी थी, एनर्जी प्लस एक्सर्जी। लेकिन एनर्जी जो है जो कि यूजफुल नहीं हो पा रही है, वेस्टेज जा रही है, उसको यहां पे यदि लिखेंगे तो लो ग्रेड की एनर्जी माइनस ऑफ एक्सर्जी। एक्सर्जी मतलब जितनी यूजफुल हो गई है। लो ग्रेड की एनर्जी आपकी 100% थी, 100% एनर्जी को हमने कुछ यूजफुल वर्क में बदला, जितनी यूजफुल वर्क में नहीं कन्वर्ट हो पाई वो क्या कहलाई, एनर्जी कहलाई। तो एनर्जी का मतलब वही कहलाता है कि लो ग्रेड एनर्जी माइनस ऑफ एक्सर्जी, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी। अवेलेबिलिटी, अब अवेलेबिलिटी क्या कहलाती है कि जितना भी यूजफुल वर्क था जो आपको मिला था, अवेलेबल था फाइनाइट सिस्टम के द्वारा, जो कि पॉजिटिव प्रेशर और टेम्परेचर डिफरेंशियल के बीच में काम कर रहा था, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में काम कर रहा था। तो वहां से जितना भी यूजफुल वर्क मिल रहा है, तो एनर्जी का जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्जन करते हैं, जितना यूजफुल वर्क मिलता है वो उसके लिए अवेलेबिलिटी बन जाती है। तो अवेलेबिलिटी का मतलब कि यूजफुल वर्क कितना आपको मिल रहा है, उस सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ में कितना यूजफुल वर्क मिल रहा है। यदि आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद आपने 4-5 घंटे काम कर लिया नॉन स्टॉप, तो वो उसकी अवेलेबिलिटी कहलाएगी कि हमने 200 कैलोरी का खाना खाया था, उस कैलोरी की खाना खाने के बाद हमने 150 कैलोरी काम कर लिया, तो वो उसकी अवेलेबिलिटी कहलाएगी। जरूरी नहीं कि 200 कैलोरी का खाना खाने के बाद 200 कैलोरी का काम कर लें। 50 कैलोरी कहाँ पे बर्न हो रही है, कहाँ पे जा रही है, पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे वो अनअवेलेबिलिटी है, या बोलना चाहिए इरिवर्सिबिलिटी के रूप में आ जाती है, जहां की हम प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर पा रहे। अवेलेबिलिटी के केस में कोशिश रहती है कि सिस्टम और सराउंडिंग को हम पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम सिस्टम पे लेके आ जाएं। तो ये प्रोसेस जो कि टर्मिनेट हो रही है, जहां की बोलना चाहिए कि प्रेशर और टेम्परेचर जो सिस्टम का सराउंडिंग का है इक्वल है, या बोलना चाहिए जहां की हम मान सकते हैं कि सराउंडिंग और सिस्टम एक थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को मेंटेन किए हुए हैं, वैसी स्टेट डेड स्टेट कहलाती है। डेड स्टेट में ना तो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ एनर्जी जाती है, ना ही सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ एनर्जी आती है। हम यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एडियाबेटिक सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डेड स्टेट अपने को पढ़नी है। डेड स्टेट वो कहलाती है जो कि मर गई है। मर गया, डेड मतलब मर जाना। तो डेड जब वो मर गया, खत्म हो गई है प्रोसेस, अवस्था खत्म हो गई है। तो जब अवस्था खत्म हो जाएगी, जब आदमी मर जाता है तो क्या होता है ना, आदमी से एनर्जी उधर पे जाती है, बोलना चाहिए सराउंडिंग्स में आती है, और सराउंडिंग से नहीं इधर आती। तो डेड स्टेट वहां पे एक प्रोसेस हम एक मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसी स्टेट जहां की एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जीरो है, या बोलना चाहिए सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, तो उसे हम डेड स्टेट का नाम दे रहे हैं। तो डेड स्टेट जहां की टेम्परेचर और प्रेशर को कंसीडर किया गया है, इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू ली गई है 298 केल्विन, यानी कितना आपको 273 और प्लस 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे उसका टेम्परेचर हो गया, और उसका एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो 1.01325 बार हो गया। तो ग्रेटर द डेविएशन ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द डेड स्टेट इंडिकेट्स ग्रेटर अवेलेबिलिटी। तो जितना डेड स्टेट से हम बाहर निकल के काम करेंगे, उतनी आपकी अवेलेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास अभी तक क्या था कि डेड स्टेट में वर्क कर रहे थे, लेकिन डेड स्टेट से जैसे ही वर्क करके निकल के आए तो वहां पे अवेलेबिलिटी मिलनी चालू हो गई। कुल मिला के कहने मतलब ये है कि आदमी यदि डीएक्टिव मोड में है, काम नहीं कर रहा है, तो वो डेड स्टेट कहलाएगी। लेकिन जैसे ही काम करना चालू हुआ, उसकी अवेलेबिलिटी काउंट होनी चालू हो गई। 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, या आपके किलो जूल में लेना चाहे 1 किलो जूल, 5 किलो जूल, 10 किलो जूल, 100 किलो जूल, इस तरीके से लाइक दैट।
तो दिस इज द डायग्राम इन विच द अवेलेबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड। तो दिस इज द डेड स्टेट। यहाँ पे जो है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन है जहाँ की एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 है, लेकिन एट द अबव ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे यदि आप वर्क कर रहे हैं तो ये चीज जो क्या कहला रही है, ये प्रेशर आपका बढ़ा हुआ प्रेशर है, क्योंकि P1 प्रेशर इज मोर देन P0 एंड P0 दैट इज द प्रेशर ऑफ डेड स्टेट। तो ये जो आपका P0 प्रेशर है वो डेड स्टेट वाला प्रेशर है, या बोलना चाहिए ये जो नॉट वाली कंडीशन है ये डेड स्टेट को शो कर रही है। इसके ऊपर यदि आप चले आएंगे तो आपको आइसोथर्मिक की कंडीशन प्राप्त होगी, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ आइसोथर्म वाली। लेकिन इसके नीचे काम करेंगे तो यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है ये P0 माइनस ऑफ P2, यहाँ पे आपको कम प्रेशर मिलेगा क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा था तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर कहला गया, यानी गेज प्रेशर कहला गया आपका। लेकिन यहाँ पे यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम काम करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, वैक्यूम प्रेशर कहलाएगा। दो तरह के प्रेशर होते हैं, एक आपका गेज प्रेशर होता है जो अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है, ये यहाँ पे दिखाया गया है, दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर यदि हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पे वो वाली कंडीशन आ रही है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे काम कर रहे हैं तो ये वैक्यूम प्रेशर वाली कंडीशन आ रही है। तो डेड स्टेट कहाँ पे मिल रही है आपको, यहाँ पे मिल रही है, ये डेड स्टेट कहलाएगी। तो डेड स्टेट का जो मतलब हमने बताया कि जो कंडीशंस है वो सिस्टम से सराउंडिंग जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस बन रही है वो मैकेनिकल रूप से भी बन रही है, थर्मल रूप से भी बन रही है और केमिकल रूप से भी बन रही है। Thus, neither there can be any spontaneous change with the system or within the environmental। वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, ना तो सिस्टम की तरफ से ना ही एनवायरमेंट की तरफ से, एंड नॉर एनी स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन बिटवीन द टू। दोनों चीजों के बीच में, बिटवीन ऑफ द टू सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में किसी भी तरह का इंटरेक्शंस नहीं हो रहा है, वो स्टेट आपकी डेड स्टेट कहला रही है। तो डेड स्टेट के केस में प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू सेम होती है विद द सराउंडिंग एंड सेल हैव नो काइनेटिक एनर्जी। वहां पे काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो रहती है वो सराउंडिंग के कोरस्पॉन्डिंगली रहती है, और जो सिस्टम काम कर रहा होता है वो जीरो एक्सर्जी पे काम कर रहा होता है, या बोलना चाहिए वहां पे अवेलेबिलिटी नहीं रहती है। डेड स्टेट रहेगी तो अवेलेबिलिटी जीरो हो जाएगी, और वहां पे मैक्सिमम पॉसिबल वर्क कब होगा, जब वहां पे रिवर्सल प्रोसेस की शुरुआत हो जाएगी। तो रिवर्सल प्रोसेस कब होगी, जब स्टेट से सराउंडिंग की तरफ पे हम बढ़ेंगे, दूसरी स्टेट पे जाएंगे, यानी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाएंगे या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ जाएंगे, तो वो आपकी रिवर्सल की प्रोसेस बनेगी। तो ये चीज आपकी डेड स्टेट कहलाती है, जहां पे की अवेलेबिलिटी यूजफुल वर्क की वैल्यू जीरो है, जहां पे वर्क डन की वैल्यू जीरो है, वहां पे डेड स्टेट कहलाती है। लेकिन डेड स्टेट के ऊपर काम करेंगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल वर्क डन मिलेगा। ओके, तो अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्सर्जी। एक्सर्जी को किस तरीके से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट कि एक्सर्जी कितने तरीके की हो सकती है। अब एक्सर्जी को यदि आप देखेंगे तो केमिकल टाइप की भी है, थर्मोमैकेनिकल टाइप की भी है। ये आपकी बेसिकली टू टाइप्स की एक्सर्जी कहलाती है। तो एक्सर्जी को जो हमने डिफाइन किया था कि जहां पे हमारी डेड स्टेट से डिपार्चर कहलाता है सिस्टम, वो स्टेट हमारी एक्सर्जी की कहलाती है। यदि हम डेड स्टेट से डिपार्चर करेंगे सिस्टम को तो वो एक्सर्जी कहलाएगी। और एक्सर्जी जो है दो तरीके की होती है, केमिकल एक्सर्जी हो गई और दूसरी थर्मोकेमिकल मैकेनिकल एक्सर्जी हो गई। तो थर्मोमैकेनिकल एक्सर्जी इट कैन बी आल्सो फर्दर क्लासिफाइड, दैट इज द फिजिकल, काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एक्सर्जी। तीन तरह की एक्सर्जी होती है वहां पे। तो यहाँ पे फिजिकल एक्सर्जी क्या है, काइनेटिक एक्सर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक्सर्जी क्या है। तो फिजिकल एक्सर्जी की यदि बात करेंगे तो फिजिकल का मतलब होता है कि मूवमेंट। यदि मूवमेंट नहीं हो रहा है या प्रोसेस नहीं हो रही है, इनिशियल टू फाइनल स्टेट नहीं हो रही है, तो ये बोलना चाहिए वहां पे फिजिकल एक्सर्जी के रूप में। या बोलना चाहिए यदि प्रोसेस रिवर्सिबल फॉर्म में होगी तो वहां पे कुछ वर्क डन मिलने की उम्मीद बनी रहेगी, अदरवाइज वहां पे जीरो अवेलेबिलिटी रहेगी। काइनेटिक एक्सर्जी की यदि बात करेंगे तो जहां पे वेलोसिटी को कंसीडर कर रहे हैं रिलेटिव टू द सरफेस ऑफ अर्थ, यदि वहां से हमें कुछ वर्क डन मिल रहा है, वहां से कुछ यूजफुल वर्क आ रहा है या अवेलेबिलिटी हो रही है, तो वहां पे काइनेटिक एक्सर्जी रहेगी। पोटेंशियल एक्सर्जी की यदि बात करेंगे तो जहां पे उसको एवोल्यूट किया जा रहा है जीरो लेवल से, एवरेज लेवल ऑफ सरफेस से एवोल्यूट किया जा रहा है अर्थ के, तो वहां पे हमारी पोटेंशियल एक्सर्जी काउंट होगी। तो ये तीन तरह की एक्सर्जी है जो कि फर्दर क्लासिफाइड की गई है थर्मोमैकेनिकल एक्सर्जी के अंदर। तो थर्मोमैकेनिकल एक्सर्जी इट विल बी क्लासिफाइड फिजिकल, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एक्सर्जी।
जबकि जो मेन टाइप की जो एक्सर्जी होती है वो केमिकल एक्सर्जी होती है और थर्मोमैकेनिकल एक्सर्जी होती है। तो केमिकल एक्सर्जी की यदि हम बात करेंगे तो केमिकल एक्सर्जी वहां पे काउंट होती है जहां पे दो मॉलिक्यूल्स यदि आपस में वाइब्रेट कर रहे हैं, या आफ्टर द हीट एडिशन when the water is heating from the certain temperature, there will be a chances of the chemical reactions having take place। तो वहां पे जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशंस होने के कारण जो एनर्जी क्रिएट हो रही है वो केमिकल एक्सर्जी के रूप में निकल के आ रही है। तो केमिकल एक्सर्जी का ऑलरेडी डिस्कस, when the environment pressure and temperature it will be equilibrium with the state or surroundings। तो अवेलेबल एनर्जी अब क्या है, यहाँ पे अब देखिए डायग्राम में अवेलेबल एनर्जी के बारे में दिखाया गया है। अवेलेबल एनर्जी ये है कि जब वो फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस होकर निकल रही है, दिस इज द फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस व्हेन द गोइंग फ्रॉम द एक्स टू वाई। एक्स टू वाई के केस में भी यहाँ पे मूवमेंट हो रही, कोई प्रोसेस हो रही है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ये अवेलेबल एनर्जी का रूप कहलाएगी। कि अवेलेबल एनर्जी आपकी यहाँ पे मैक्सिमम वर्क डन दे रही, डब्ल्यू मैक्सिमम। मतलब गाड़ी में पेट्रोल डाला तो ऐसा नहीं कि पेट्रोल निकल के दूसरी जगह से, उसका कितना पार्ट आपने माइलेज में कन्वर्ट करने में निकाला, वो आपका अवेलेबल एनर्जी है, मैक्सिमम वर्क डन है। लेकिन जो पार्ट काम नहीं कर पा रहा है, जो डेड स्टेट में पड़ा हुआ है, या बोलना चाहिए सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे है, जहां की एनर्जी मिलने के चांसेस नहीं है, ना के बराबर है, जो एनर्जी को यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही यूजफुल वर्क डन में, तो वो क्या कहलाएगी, वो अनअवेलेबल एनर्जी कहलाएगी। तो वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी वहां के डेड स्टेट टेम्परेचर पे, जो टी नॉट है। टी नॉट इज कॉल्ड अ डेड स्टेट टेम्परेचर, बट स्टेट इज गोइंग फ्रॉम एक्स टू वाई। स्टेट वही है आपकी एक्स टू वाई में अपन जब जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ सिस्टम। ये आपको जो देख रहे हैं ये सिस्टम कहला गया, ये क्या कहलाया, सराउंडिंग कहलाया। तो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ अपन ने जो मूवमेंट लिया, तो दिस इज द चेंज ऑफ एंट्रोपी। तो टोटल अनअवेलेबल एनर्जी वो भी आपकी हीट के फॉर्म में रहेगी। जब हीट के फॉर्म में रहेगी तो उसको किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे टी नॉट इंटू ब्रैकेट ऑफ एस वाई माइनस ऑफ एस एक्स, ठीक है ना। तो दिस इज द फार्मूला अवेलेबल एनर्जी। मैक्सिमम वर्क आउटपुट जो आपको मिल रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम वर्क आउटपुट। अनअवेलेबल एनर्जी की बात करेंगे तो क्यू एक्स वाई माइनस ऑफ द डब्ल्यू मैक्स, ये आपकी अनअवेलेबल एनर्जी कहलाएगी। तो अवेलेबल एनर्जी आपकी डब्ल्यू मैक्स हो गई, अनअवेलेबल एनर्जी आपकी क्यू एक्स वाई माइनस ऑफ डब्ल्यू मैक्स हो गया। क्यों, क्योंकि वहां पे आपने जो डायग्राम देखा था, जितनी अवेलेबल एनर्जी थी आपकी वो थी डब्ल्यू मैक्स, ये आपने देखा था वहां पे अवेलेबल एनर्जी, और टोटल हीट एनर्जी कितनी सप्लाई हुई पेट्रोल के द्वारा, क्यू एक्स वाई, ये एनर्जी सप्लाई की गई थी। इतनी एनर्जी सप्लाई की गई, इसके बराबर थी अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी, दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, हीट सप्लाई। तो हीट सप्लाई का मतलब क्या है, हीट सप्लाई जब माइनस ऑफ डब्ल्यू मैक्स करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, अनअवेलेबल एनर्जी, ठीक है। तो दिस इज द हीट रिसीव बाय द हीट इंजन टू द एक्सक्यूट एक्स वाई। जैसा कि हमने बताया कि हीट इंजन आपका क्या है, एक आपकी टू व्हीलर जो गाड़ी आप चला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ हीट इंजन। तो यहाँ पे लिमिट क्या जा रही है, एक्स टू वाई, डेल्टा डब्ल्यू मैक्सिमम लिमिट लगा दीजिए दोनों जगह पे। तो यहाँ पे आपकी लिमिट मिल जाएगी एक्स क्यू एक्स वाई एक्स टू वाई टी नॉट अपॉन टी वन एक्स क्यू एक्स वाई। तो यहां से आपका जो डब्ल्यू मैक्स है वो निकल के आ जाएगा। तो डब्ल्यू मैक्स के लिए हमने अलग काम किया, तो डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स वाई माइनस ऑफ टी नॉट, जो आपकी अनअवेलेबल एनर्जी थी वो ये है एस वाई माइनस ऑफ एस एक्स, ये अनअवेलेबल एनर्जी है। तो क्यू एक्स वाई माइनस ऑफ टी नॉट डेल्टा एस, दिस इज द चेंज ऑफ एंट्रोपी फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। तो अनअवेलेबल एनर्जी दैट इज कॉल्ड टी नॉट डेल्टा एस, या इसको हम ले सकते हैं क्यू एक्स वाई माइनस ऑफ डब्ल्यू मैक्स। जब डब्ल्यू एक्स को इधर पे लेके आएंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, और टी नॉट डेल्टा एस यहाँ पे जब लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। या तो ये लिख सकते हैं या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एस वाई माइनस ऑफ एस एक्स, ये आपकी जो टी नॉट के फॉर्म में जो दिख रहा है ये आपकी अनअवेलेबल एनर्जी कहलाएगी। तो दिस इज द डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी। इसको आप देखिए यहाँ पे, डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी ड्यू टू द फाइनाइट टेम्परेचर। अब किस तरीके से
अवेलेबल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ये हमने को देखने लायक है। जरूरी नहीं कि जितनी हीट सप्लाई की गई वो आपकी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए। तो जब वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो पा रही तो क्या होगा, वो वहां पे इस तरह के फंडामेंटल लगेंगे जो कि आप यहाँ पे रेक्टेंगल देख रहे हैं, दैट इज अ 1 2 3 4। ये क्या है, ये आपकी कार्नोट साइकिल का दिखा रहा है, जैसा कि कार्नोट साइकिल में हमने बात की थी। तो दिस इज 1 to 2 आइसोथर्मल एक्सपांसन, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। 2 to 3 एडियाबैटिक एक्सपांसन, 3 to 4 आइसोथर्मल कंप्रेशन, 4 to 1 एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये आपकी 4 प्रोसेस हो गई। अनअवेलेबल एनर्जी कहाँ पे मिल रही है, ये नीचे मिल रही है। तो डेल्टा एस जो है क्या है, यहाँ पे चेंज ऑफ एंट्रोपी, क्योंकि प्रोसेस चेंज हो रही है। ये प्रोसेस 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, तो 1 to 2 एक प्रोसेस बन गई। तो ये आपकी एक आइसोथर्मल एक्सपांसन बोल दीजिए आप इसको। इसी तरीके से आइसोथर्मल कंप्रेशन जो आपने किया तो 3 to 4 गए। तो अवेलेबल एनर्जी क्या है, जो आपको W मैक्सिमम वर्क डन मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड T1 माइनस ऑफ T0, क्योंकि दो टेम्परेचर लिमिट पे काम कर रहा है। हाईएस्ट टेम्परेचर, इसे हम हाईएस्ट टेम्परेचर बोल रहे हैं, और ये एनवायरमेंट टेम्परेचर। तो हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस ऑफ द एनवायरमेंट टेम्परेचर इनटू डेल्टा एस, दैट इज कॉल्ड अवेलेबल एनर्जी। तो जो इतना पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट आपका अवेलेबल एनर्जी कहलाता है टीएस डायग्राम में, ठीक है ना। क्योंकि कभी भी टीएस डायग्राम जो रहता है वो हीट ट्रांसफर को शो करता है, और हीट ट्रांसफर किसके बराबर है, टेम्परेचर इनटू चेंज ऑफ एंट्रोपी। चेंज ऑफ टेम्परेचर, या बोलना चाहिए जितना भी वहां पे टेम्परेचर अवेलेबिलिटी है इनटू चेंज ऑफ एंट्रोपी, इसके बराबर होता है। तो इतनी हीट एनर्जी यहाँ पे सप्लाई की गई थी, तो ये किसके बराबर हो गया, मैक्सिमम वर्क डन के बराबर हो गया। मैक्सिमम वर्क डन क्या हो गया, दैट इज T1 माइनस ऑफ T0 इनटू डेल्टा एस। तो एरिया क्या हो गया, 1 2 3 4 1, ये एरिया कहला गया आपका, ठीक है ना। 1 2 3 4 1, दिस इज द एरिया अवेलेबल एनर्जी का। और अनअवेलेबल एनर्जी की बात करेंगे तो एरिया बिलो, यहाँ पे एरिया जो देख रहे हैं 3 to 4, ये एरिया जो है 3 4, दैट इज अ T0 इनटू डेल्टा एस। डेल्टा एस आपका चेंज ऑफ एंट्रोपी, चाहे S1 से S2 चले जाए या S3 से S4 चले जाए, इट रिमेन्स द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट बना रहेगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं रहेगा। तो अनअवेलेबल एनर्जी क्या होगी, एरिया बिलो 3 4, ये आपका हो गया। तो आई विल डिस्कस लेटर पार्ट इन द नेक्स्ट डे। सो थैंक यू।